अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे गुल प्लाजा के वाक़े पर, जिसमें आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आया और अब तक आग नहीं बुझाई जा सकी और कई लोग जो हैं जाम भाग हो गए हैं, कई ज़ख्मी हो गए हैं और कई लोगों की गुमशुदगी की इत्तलात भी हैं। अभी भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन वाक़यात का बढ़ना, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में नई क़यादत की तलाश जारी है। इस किस्म के मुख्तलिफ बयानात ट्रंप की जानिब से आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे कि ईरान में इस वक्त क्या सूरत हाल है और ईरानी गवर्नमेंट की जानिब से इस वक्त जो बयानात दिए जा रहे हैं उस पर भी आज तबसरा करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम ने भारत जाकर मैच खेलने से इनकार किया था और अब आयरलैंड की टीम ने भी कहा है कि वो भी भारत जाकर मैच नहीं खेलेंगे। अब इसके बाद भारत में मुख्तलिफ टीमों की इनकारी के बाद क्या मंजरनामा बनेगा और इस मामले पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे गुल प्लाजा में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। कल 9:45 पर यह आग लगी थी और अब तकरीबन 10 बजे का वक्त है, अब तक इस आग को नहीं बुझाया जा सका और इसके नतीजे में 30 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं और कई अफराद जाम बहक हो गए, जबकि फायर फाइटर भी एक शहीद हुआ है। तो ये सारा मामला जो है क्यों हुआ और किसकी गफलत थी, इस सारे मामले पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले लवाहिकीन का इस वाक़े से मुतालिक क्या कहना है, पहले वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं, हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी। मेरा तो सब तबाह हो गया, मेरे बीवी बच्चे फुट पे आ गए, हम कहाँ जाएंगे। मेरी 9:30 बजे के बाद कोई बात नहीं हुई है मेरी। मुझे बस ये बोला था अम्मी की न्याज थी, तुम तैयार हो जाओ, अम्मी के जाएंगे। उसके बाद से कोई रास्ता नहीं हुआ मेरा। बहुत परेशान है, रात से अब तक हमारा कोई रास्ता नहीं हुआ। मैं उसकी मामी हूँ, ये मामू है, नन की बेटी है मेरी। क्या हो गया मिनटों में पता ही नहीं बेटा, उसकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। तकरीबन भाई 1600 दुकानें जल गई हैं। अब 1600 दुकान में आप एवरेज कर लो कितने अफराद हैं। अभी भी बहुत सारे अफराद अंदर फंसे हुए हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं, पता नहीं। लवाहिकीन ने जो कहा वो आपने सुना। अब गुल प्लाजा के सदर ने इस हवाले से भी गुफ्तगू की है, वो भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ के कुछ लड़के हैं वो अंदर हैं जिन्होंने लोगों को निकाला है, उनसे कोई अता पता नहीं, कोई रास्ता नहीं हो रहा। 200 से 250 लोगों को हमने कम से कम रैम से उस जगह से निकाला। 26 इंटर एग्जिट गेट है हमारे पास। इसके अलावा पूरे गुल प्लाजा के राउंड अबाउट तकरीबन 12 जो है ना वो वेंटिलेशन ग्रिल्स हैं, आपको नजर आ रही होंगी, मगर फिर भी आग पे काबू नहीं पा सक रहे, कर नहीं सक रहे। मेयर से कोई रास्ता नहीं है, CM से कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ DC आए थे और इसके अलावा गवर्नर साहब आए थे, मगर जानों की भरपाई कौन करेगा। आला हुकाम जो सरबराह बन के बैठे इनको मर के जवाब देना है। किसी की जाने गई है इनकी लापरवाही की वजह से। आग लगने के 1.5 घंटे बाद की गाड़ी पहुंची है। 1.5 घंटे तक लड़ते रहे, उलझते रहे, लोगों को निकालते रहे और सारे गेट्स खुले हुए थे, तो जैसे आग का पता चला सारे गेट से पब्लिक बाहर निकाली है। टीम के जो साथ काम करने वाले लड़के, इसके अलावा वो भी हैं और बाकी मॉल के इतने लोग हैं, किसी के सेल्समैन, कोई लड़के हैं, कोई क्या है, किस तरीके से जानों की भरपाई होगी। हमारे बंदे निकाल के दो, अल्लाह करे कुछ बेहोशी की हालत में निकले, कुछ हम महफूज कर सकें, क्योंकि हाँ भाई ये ठीक है। इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से मज़ीद तफसीलात भी लेंगे। कराची से बाबर सलीम हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, आप इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं, इस वाक़े के हवाले से बताइएगा, कब आग लगी, कितनी हद तक आग बुझाई जा सकी है और इस बारे में तफसीलात दीजिएगा। जी, जो तर्जुमान हैं कराची में बल्दिया उज़्मा के, उनकी जानिब से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक गुज़िश्ता शब तकरीबन 10:26 पर यह आग की जो इत्तला है वो फायर कंट्रोल को मौसूल हुई थी। इब्तदाई तौर पर सिर्फ 2 फायर टेंडर्स को रवाना किया गया था, एक सेंट्रल फायर स्टेशन से और दूसरी जो सदर का फायर स्टेशन है वहाँ से 2 फायर टेंडर्स आई थी, जिसके बाद आग बढ़ी है तो पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा फायर फाइटर्स को। वाटर कॉरपोरेशन से मदद मांगी गई, उनके जो वाटर टैंकर्स हैं वो MA रोड पर आते हुए जिस मकाम पे ये आग लगी गुल प्लाजा में, उसके नज़दीक ट्रैफिक में फंस गए। ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो नहीं थी, जिसकी वजह से पानी ताख़ीर से पहुंचा और ये आग जो शायद अगर पानी मौजूद होता तो ये इतनी जानों नहीं जाती, इतने लोग ज़ख्मी नहीं होते, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, इतना बड़ा सानहा नहीं होता। लेकिन चूंकि मैनेजमेंट नहीं थी, अगर मैं ये कहूँ कि कराची में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कलई खुल गई है तो ये शायद गलत नहीं होगा। फायर फाइटिंग का जो इंतज़ाम है वो मौजूद है, इक्विपमेंट मौजूद है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको कितना टेक्निकल होकर उसके साथ काम करना है, फिर इदारों की आपस की कोऑर्डिनेशन। जो जब भी आग लगती है फायर ब्रिगेड को पानी की कमी का लाजमी सामना करना पड़ता है। ये हर आग में होता है, हम हर आग में ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जी पानी नहीं है। अब आप ये सोचिए, पानी जो बेसिक एलिमेंट है जिसकी मदद के बगैर आप किसी भी किस्म की आग पर काबू नहीं पा सकते, वो फायर ब्रिगेड के पास हमेशा शॉर्ट होता है। तो फिर
इस किस्म के सानियात वजूद में नहीं आएंगे तो क्या इमारत के अंदर कई लोग इस वक्त इत्तलात हैं कि मौजूद हैं। कितने लोग हैं जब तक फायर फाइटर्स अंदर नहीं जा सकेंगे नहीं बताया जा सकता। कितना लॉस हुआ है ये भी नहीं बताया जा सकता जब तक फायर फाइटर्स अंदर नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इमारत एक तो मखदूश हो चुकी है, फ्रंट से बिल्कुल इसका एक हिस्सा गिर चुका है, वक्फे से इमारत के अंदर भी जो इमारत के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो नीचे गिर रहे हैं। जो फायर फाइटर्स हैं उनको ये हिदायत कर दी गई है कि वो इमारत के अंदर दाखिल नहीं होंगे। एक तो तपिश बहुत ज़्यादा है, आग इस वक्त भी मौजूद है, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो आग मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं हो सकी है। मैं आपको हैरान कुन दो चीज़ें बताता हूँ। एक, गुल प्लाजा का जो नक्शा है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास मौजूद नहीं है, ये हैरान कुन बात है। और आज शाम तक जब हम उनसे राब्ते में थे तो वो कह रहे थे कि हम तलाश कर रहे हैं कि गुल प्लाजा का नक्शा जो है वो कहाँ है, मौजूद भी है या नहीं है। जब इमारत का आपके पास नक्शा ही मौजूद नहीं है तो फिर फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और उसको मेजर करना कैसे मुमकिन हो सकता है? कैसे कोई जाके किसी इमारत का सर्वे कर सकता है? 2023 और 2025 में कराची में इस किस्म की इमारतों का। बाबर, आपके पीछे कुछ मनासिर नजर आ रहे हैं, अगर वो दिखाएं, कैमरामैन अगर आपका दिखा सके, आपके पिछली तरफ जो मनाजर हैं वो जरा नाजरीन को दिखाएं कि पीछे इस वक्त क्या मैं अपने कैमरामैन को कहता हूं कि जिस जगह पे इस वक्त दोबारा शोले भड़कना शुरू हुए हैं वो आपको दिखाए। ये इमारत है गुल प्लाजा की और धुआं आप देख सकते होंगे, अगर अंधेरे की वजह से शायद ना नज़र आ रहा हो, लेकिन ये जो आग के भड़कते हुए शोले हैं ये इस बात की गमाज़ी कर रहे हैं कि आग पर मुकम्मल तौर पे काबू नहीं पाया जा सका है। अभी तक जो रेस्क्यू का काम है वो चल रहा है। जो अच्छा बाबर, आग शॉर्ट सर्किट से लगी या गैस लीकेज की वजह से लगी, इस बारे में भी कुछ कंफर्मेशन मिल सकी कि वजह क्या बनी? जी देखिए, जो दुकानदार हैं वो ये कहते हैं कि एक आर्टिफिशियल फूलों की दुकान थी यहाँ पे, उसमें पहले आग लगी और वो फिर फैलना शुरू हो गई। लेकिन ये दुकानदारों का मौक़िफ़ है, जो टेक्निकल साइड है वो अभी असेस नहीं किया जा सका है क्योंकि अंदर नहीं गए। मैंने आपको बताया तपिश बहुत ज़्यादा है, ये अंदर नहीं जा सकते। इस वक्त आप देख रहे होंगे एक स्नार्कल जो है वो फ्रंट से गुल प्लाजा के जो फेसिंग है मेजिना रोड की उस पर पानी मार रही है, एक इससे थोड़ा आगे है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि ये आपको दिखाएं, थोड़ा सा इधर आइएगा, ये आग यहाँ से दिखाएं ज़रा, नाजरीन को पता चले कि अब 24 घंटे का वक्त कमोबेश होने वाला है और अभी तक आग जो है उसको किया जा सका। ये आपको नज़र आ रहे हो भड़कते हुए शोले जो इस बात की गमाज़ी कर रहे हैं। बाबर, मामला ये है कि गुल प्लाजा जो है वो एक ऐसी इमारत है जिसको तकरीबन सिर्फ कराची में हर बंदा नहीं जानता, बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं। एक बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ है, एक बहुत मशहूर जगह है। तो इस वाक़े ने जहाँ कई सवालों को जन्म दिया है, वहाँ एक सवाल ये भी है कि आपने जैसे जिक्र किया कि सिंध जो बिल्डिंग अथॉरिटी है वो अभी नक्शा ढूंढ रही है। दूसरा ये कि जब इस तरह की इमारतें हों और जहाँ पे देखें इस बिल्डिंग में भी मुझे खुद भी क्योंकि कई दफ़ा यहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो ज़्यादा दुकानें जो थी वो क्रॉकरी की थी। अब क्रॉकरी की जो दुकानें हैं और जहाँ इतना रश है, लोगों का आना जाना, तो ये कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है सिंध में, कराची में ख़ास तौर पे, जो वक्तन फ़वक्तन वहाँ चेक भी करे और देखे कि क्या किसी भी सानहे से, हादसे से बचने के लिए कोई हिफाजती इंतज़ामात मौजूद हैं या नहीं। सर, ये कराची में पहला सानिया नहीं है, हम सानिया बल्दिया को आज तक नहीं भुला सके हैं। उसके बाद ऐलानात हुए थे कि फायर सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो स्ट्रक्चर्स में जो बड़ी इमारतें हैं, ऊंची इमारतें हैं, उनमें जाके जो है उसको चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद आरजे मॉल में आग लग गई, जो राशिद मिनास रोड पे एक बड़ा तिजारती मरकज़ है, उसमें 10 अफराद अपनी जानों से चले गए। फिर ऐलान हुआ जी कि फौरी तौर पे सर्वे कराया जाएगा। सन 2023 में और सन 2025 में कराची की इमारतों का सर्वे कराया गया। मुकम्मल सर्वे नहीं करवाया जा सका, लेकिन जिन इमारतों का सर्वे कराया गया उसमें यह पता चला तकरीबन 50 के करीब इमारतें थी जिनका सर्वे हुआ था। 77% इमारतें ऐसी हैं या तिजारती मराकज़ ऐसे हैं जिनके अंदर फायर फाइटिंग का निज़ाम सिरे से मौजूद नहीं है। ना फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वहाँ पे, ना आग बुझाने के दीगर आलात मौजूद हैं। 34,000 के करीब
मज़दूर ताजर ऐसे हैं जो इन इमारतों में अपने रोज़गार के लिए काम कर रहे हैं और किसी भी गुल प्लाजा जैसे वाक़े की नज़र वो हो सकते हैं। हुकूमत का काम है कि वो स्ट्रिक्ट चेक रखे, लेकिन ऐलानात से आगे कुछ नहीं है। और कराची तो वैसे भी लेकिन बाबर पे ना जी, बाबर यहाँ गटर के ढक्कन नहीं है, यहाँ पे स्ट्रीट। लेकिन बाबर यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अभी आपने जिक्र किया राशिद मिनास रोड पे आरजे मॉल का। अब अगर इसे इत्तेफाक ये या कुछ साजिश कि आरजे मॉल और गुल प्लाजा दोनों के जो मालिक थे वो एक ही बंदा था, रफीक जापान वाला, और उनको फोत हुए चंद साल हुए हैं। अपनी ज़िंदगी में वो कराची के नेक नाम और एक अच्छे बिल्डर समझे जाते थे, जिनके प्रोजेक्ट जो हैं उनको कराची में एक अच्छी नज़र से देखा जाता था। तो यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि उनकी मौत के बाद अचानक ये क्या हो गया कि पहले आरजे मॉल में इतनी शदीद आग लगी और 10 लोग अपनी जानों से गए, अब यहाँ गुल प्लाजा में इस तरह आग लगी, यहाँ भी लोग जानों से भी चले गए और लोगों के कारोबार भी तबाह हो गए। इसमें भी ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें। सर, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये दोनों जो बड़े शॉपिंग प्लाजाज हैं ये रफ़ीक जापान वाला मरहूम की मलकियत समझे जाते हैं और उनके इंतकाल के बाद पहले आरजे मॉल में आग लगी और अब जो है वो गुल प्लाजा में आग लगी। ये साजिश है या नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद शायद कोई बता सकेगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, इनिशियल रिपोर्ट बन जाएगी, उसमें ये बता दिया जाएगा कितने लोग जान से गए, कितने लॉसेस हो गए, ये सारी कैलकुलेशन ऑन पेपर बिल्कुल इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया जाता। इवन इससे पहले भी बाबर कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं आग से मुतालिक भी, और कई इमारतें गिर गई, मखदूश इमारतें, फिर ऐसी इमारतों के एनओसी भी जारी कर दिए जाते हैं। तो ये तो सिस्टम की साफ तौर पे नाकामी है। 2025 में भी एक इमारत गिरी, तो ये तो लगता है कि ऐसे में कराची में जो इस किस्म के वाकयात तो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जब तक रिश्वत सतानी का जो बाजार गर्म है ना सरकारी इदारों में माजरत के साथ, वो ख़त्म नहीं होगा, तब तक कवानीन पर हकीकी मायनों में अमल दरामद करवाना किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। इस वक्त इमारत तामीर करने के लिए रिश्वत देकर एक्स्ट्रा छतें डाल लेना, उनका जो तामीराती कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर लेना और पैसे देकर इदारों के आंखें बंद करवा देना, ये तो कॉमन प्रैक्टिस है कराची में, कोई नई चीज़ नहीं है। और आप देखें कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है। बहुत शुक्रिया आपका बाबर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान साहब, ये कराची में हो रहा है, जाहिर है आपने भी कराची में काफ़ी अरसा गुजारा है, किसका फेलियर है? इस किस्म के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, सिर्फ एक ही बात है, ये फेलियर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का। हुकूमत को आप बरीजुमा नहीं करार दे सकते। लेकिन मैं तो यहाँ आज ये इस मौके पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये ज़रूर कहूँगा कि खुदारा आप मुराद अली शाह साहब को इस बात पे डायरेक्ट एक्ट करें, उनको नोटिस करें, उनकी सजरिश करें, जिस तरह भी हो, उनसे ये कहें कि जनाब ये जो इस तरह के वाक़यात हैं जिसमें लोगों की जानें जाती हैं, जिनमें लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। अब देखें, अगर 1000-1200 ये दुकान थी यहाँ, तो उससे सिर्फ 1000-1200 लोगों का नुकसान नहीं हुआ, हज़ारों ख़ानदान जो हैं आज उनका देखें नुकसान हो गया है, उनके कारोबार ख़त्म हो गए, उनकी जाने, जिसका एक बंदा चला गया उसकी पूरी फैमिली कितना सफ़र करेगी। अब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ये चाहिए, पीपल्स पार्टी का एक मसला है। देखें, मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते नज़र आते हैं कि जी कराची जो है वो हमें वोट तो देते नहीं कराची वाले, तो हम वहाँ काम क्यों करें। अंदरूने सिंध उन्हें वोट मिलता है। आप देखें अंदरूने सिंध में आप जितना भी जिक्र होता है, आप पीपल्स पार्टी के इश्तहारात देख लें, उनके लीडरों की गुफ्तगू देख लें, इंटीरियर सिंध में उन्होंने अस्पताल भी बनाए, रोड्स भी बनाए, नेटवर्क भी बनाए। लेकिन देखें, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि मामला तो फिर होगा ना, आप मेयर छोड़ के 10 मेयर लगा दें, आपने अगर काम ही नहीं करना। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो कराची को ओन करे। हाँ, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक रात में या जादू से मसले हल नहीं हो सकते, लेकिन खुदारा उसको जोन्स में तकसीम कर लें, एक एक हिस्से से, एक एक इलाके से शुरू हों और इन मसाइल को हल करें। अब जैसे कमीशन बन गया, आरजे मॉल के बाद भी चीज़ें होगी, लेकिन अमलन हुआ क्या? अगर अमलन हुआ होता, यहाँ आग बुझाने के आलात नस्ब होते, यहाँ पे चीज़ें होती, तो शायद आज इतना नुकसान ना होता। बिल्कुल, एक के बाद एक वाक़या, इस किस्म के वाक़या जो हैं वो पेश आ रहे हैं और ऐसे में हुकूमत अपना किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे नई क़यादत की तलाश का बयान, डोनाल्ड ट्रंप ईरान में क्या करना चाहते हैं, इस पर बात होगी। हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। नाजरीन, ईरान में जो पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए और मुजाहिरीन की जानिब से जिस तरह से गोली का इस्तेमाल किया गया और जो कुछ ईरान में होता रहा, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अमरीका और इसराइल पर डाल दी गई है ईरानी गवर्नमेंट की जानिब से। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इसराइल और अमरीका का बराह रास्त इसमें इन्वॉल्वमेंट था। इसके अलावा अमरीकी प्रोफेसर की जानिब से भी एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने भी अमरीका और इसराइल को इसकी वजह करार दिया है। लेकिन इस खुली जारहियत में हमने देखा कि आलमी बरादरी और आलमी इदारे खामोश नज़र आए। इसकी क्या वजह है, इस मामले पर बात करते हैं। एयर कमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, जिस तरह से जो कुछ ईरान में हुआ, ईरानी गवर्नमेंट की जानिब से जो कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आती रही, फिर वेनेजुएला में जो माहौल बना उसमें सदर ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट आपके सामने है, अब ग्रीनलैंड के हवाले से मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, तो ऐसे में ये जो आलमी बरादरी और आलमी इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जानिब से खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है, इस बारे में बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया ज़ैनब और इमरान साहब आपका, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये एक मुख्तलिफ नोयत की अब कॉन्फ्लिक्ट या जंगें हो रही हैं। ये वो पहले मिलिट्री सोर्स, मिलिट्री पावर, मिलिट्री माइट, स्टील वर्सेस स्टील होता था, पावर वर्सेस पावर होता था, एक्सप्लोसिव वर्सेस एक्सप्लोसिव्स होता था, तोपें और इस तरह की चीज़ें, और इवन वर्ल्ड वॉर में भी जहाज़ गिने जाते थे किसके पास ज़्यादा और इफेक्ट क्रिएट हो जाता था। अब ये मेरा ख्याल है नैरेटिव और परसेप्शन की जंगें हो गई हैं, जिसका मतलब ये है कि आपने परसीव खुद क्या कर लिया है, गलत या सही, और लोगों को क्या चाहते हैं कि आप बिलीव करें। अमेरिका ने देख लिया क्या परसेप्शन क्रिएट की, एक नैरेटिव बिल्ड किया कि जैसे लोग खड़े हो गए हैं, बस मदद आया चाहती है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ना सिर्फ फिजिकल, तो चले ईरान की लीडरशिप कह रही है ना कि उन्होंने मदद की है, लेकिन ये नैरेटिव की भी एक ऐसी थी परसेप्शन जिसके तहत वो था कि ये हुकूमत बस जाने वाली है। यहाँ तक कि आयतुल्लाह साहब के मतलब मशहूर कर दिया गया कि मुल्क छोड़कर जाने वाले हैं, जिसका मतलब है कि हिम्मत हार जाएं। इमरान साहब बड़े सीनियर तज्जिया नगार हैं और जर्नलिस्ट हैं, माशाल्लाह एग्री करेंगे कि देखिए दुनिया में जंगें जो लड़ी जानी है अब वो विल टू फाइट से लड़ी जानी है। एक आपका मिलिट्री हार्डवेयर होता है, मिलिट्री माइट होता है, आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी होती है, डिफेंस बजट होता है, लेकिन ये परसेप्शन की नई जंगें हैं। यह आपका हौसला होगा। दो चीजें अब नई डायमेंशन ऐड हुई है। इंडिया पाकिस्तान का मई का कॉन्फ्लिक्ट देख लें, हमारी कहीं फोर्सेस कम थी लेकिन हमने हौसले से जंग लड़ी। अब बहुत ज़्यादा देखिए, मैं जब पढ़ता या पढ़ाता रहा एयरफोर्स में रहते हुए वॉर कॉलेजेस में, तो मेरा फिर मुझे एक जनरल याद आ जाते हैं। थुसिडिस नाम था, 2500 साल पहले एथेंस के वो जनरल थे। उन्होंने पहली दफ़ा पावर को डिफाइन किया था, डॉक्यूमेंट किया था, जो आज रहती, इसलिए जो उनकी हिस्ट्री आज भी पढ़ाई जाती है, लेकिन हम समझते थे कि यह शायद थ्योरी की है। उसने अंग्रेजी में कहा था और मैं कोशिश करता हूँ उर्दू में, उसने कहा था जो पावरफुल है या ताकतवर है उसको वो कर गुजरना चाहिए जो वो कर सकता है, और जो मजबूर है या कमज़ोर है उसको वो सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए जो उसको करना चाहिए। अगर अब वही 2500 साल पहले और आज दुनिया, मैं समझ रहा था सिविलाइज्ड हो गई या नहीं हुई, वही परसेप्शन है, वही नैरेटिव है, और अफसोसनाक बात वही है। लेकिन मैं अक्सर कहता था कि ये कामयाब हो जाती अगर कोई मीनिंगफुल अपोजिशन होती। वहां पर मीनिंगफुल नहीं थी, उनकी डिफिकल्टी जरूर थी, लेकिन ना कोई फिगर हेड थी। रजा शाह पहलवी के बेटे बाहर बैठे हुए हैं, 19 साल की उम्र में चले गए थे, 47 साल उनको मुल्क से बाहर हो गए, तो उनकी मेरा नहीं ख्याल रूट्स थी। तो ये लॉजिकल था कि सिर्फ अमेरिका और इजराइल की ही स्पॉन्सर्ड लगती थी कि वो ट्रिगर कर रहे थे कि अनरेस्ट, ताकि अगर कोई सिंपैथी क्रिएट कर सके लोगों के अंदर और मुखालफत हुकूमत के खिलाफ कर सकें तो शायद वो टॉपल कर सकें। लेकिन ये तारीख का ऑलमोस्ट हिस्सा बन चुका है, वो कामयाब नहीं हुई। हालांकि ये सबसे ज्यादा ब्लडी कह लें या जिसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं 1979 के बाद। लेकिन चिश्ती साहब, ये फर्क है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कह दिया कि जी ये ईरान में नई क़यादत की तलाश का वक्त आ गया है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या अपने वो इस मकसद में कामयाब होंगे? दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि उन्होंने आयतुल्लाह खामनेई को 4 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है कि वो इस्तीफा दे दें। यही तो मैं कह रहा था, जो मैं थर्सडेज की आपको वो कह रहा था, जो उसका बयान या उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल वही थी। दूसरी एक और बात है, मेरा ख्याल है यहाँ पे जो अभी ये जो अब अनरेस्ट हुई है, इसकी फेल होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि एक फिगर हेड या एक यूनाइटेड ऑपोजिशन कोई नहीं थी। अब बहुत सारे सेगमेंट सोसाइटी के बाहर निकले थे, यानी दुकानदार निकले थे, आम घरों के लोग निकले थे, कारोबारी लोग निकले थे, खवातीन निकली थी, तो उनके मसले डिफरेंट थे। यानी कि उनको जॉबलेसनेस थी, उनकी बाइंग पावर कम हो गई थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा एक समझे ग्रुप ऑफ पीपल था जिनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी थी, अपने अपने इश्यूज थे और अपना अपना मोटिव था। मेरा ख्याल अगर कोई तरीका होता वेस्ट का या किसी का जानने के लिए, उनको इंटरव्यू करते थे कि आप अगर ये हुकूमत चली जाती है, आयतुल्लाह चले जाते हैं, फर्ज किया जाए, तो किसको लाएंगे, तो मुझे नहीं लगता था कि उस सारे क्राउड को ये भी पता था कि सारे रजा शाह पहलवी के बेटे पर एग्री करेंगे।
तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसी मूवमेंट्स कभी कामयाब नहीं होती जब तक एक रोल मॉडल, एक हीरो जिसको आप परसीव करें कि ये मेरे निजात दिलाएगा मुझे इस मुश्किलात से और ये मेरा एक हीरो है या रोल मॉडल है, जब तक वो ना हो तरीके कामयाब नहीं होती। सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फरमाइएगा कि जब पहले तो ईरान को वैसे अंदाज़ा था, बहुत अरसे से था कि वेस्ट उसके बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन अब जब अमेरिका और इसराइल की तमाम पॉलिसीज़ वाजे हो गई, उनकी कोशिशें भी सामने आ गई, तो अब आप क्या समझते हैं कि ईरान की अगली हिकमत अमली क्या होगी? मेरा ख्याल है देखिए डिटरेंस ही है। इस दफा तो 2-3 एलिमेंट हैं जो काम कर गए हैं। एक ये है कि उनको फुट ऑन ग्राउंड की हिम्मत नहीं हुई वेनेजुएला की तरह कि आप सदर को उठा के ले जाएं। ये ईरान है, ये एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड लोग हैं, 3-4 हज़ार साल पुरानी उनकी सकावत और हिस्ट्री है। उनको आप वेनेजुएला टाइप डील नहीं कर सकते थे। एक उन्होंने मिसकैलकुलेशन ये की, दूसरी उन्होंने मिसकैलकुलेशन ये की कि उन्होंने समझा कि जिस तरह मैं वेनेजुएला में किया यहां भी कर सकता हूं। और आप एग्री करेंगे कि पूरी दुनिया में साथ ही उन्होंने ग्रीनलैंड का नारा लगा दिया, जिसका मतलब है नेटो को भी अनॉय या अनकंफर्टेबल कर दिया। तो नेटो आपसे अनकंफर्टेबल है, रूस और चीन पहले ही अनकंफर्टेबल है, इंडिया को आपने खुद अनकंफर्टेबल किया हुआ है। तो दुनिया में था कौन सिवाय एक इजराइल के जो हिमायत कर रहा था, जो कहता था कि जी बस आपने एक धक्का मारना है तो ये हुकूमत गिर जानी है। तो ये तो अब उनके पास ऑप्शन मेरे ख्याल कोई नहीं है जब तक आप ऑल्टरनेट लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे। डिफिकल्टी जरूर है ईरानी लोगों की, लेकिन उन्होंने तो जस्टिफाई कर दिया ईरानी गवर्नमेंट ने। वो कहते हैं कि इन्होंने जो सैंक्शन लगाई हुई है अनजस्टिफाइड, लोगों पर गुर्बत या जो बाइंग पावर कम हुई है या हमारी इकोनॉमी बैठ रही है, वो तो अनजस्टिफाइड सैंक्शंस की वजह से है। तो एक रिफ्यूज उनको फिर मिल गया, मेरा ख्याल है टाइम बाय करने के लिए मिल गया। प्रेसिडेंट ट्रम्प को फेस सेविंग चाहिए थी, उन्होंने टेम्पररी रीजन दी है कि जी छोड़ दे, मैं फिर दोबारा सोचूंगा, और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं मेरा ख्याल है वो एग्जिट प्लान कर रहे हैं। ट्रम्प जिस तरह से धमकियां दे रहे थे कि हम हमला करने वाले हैं, और जिस तरह से मुजाहिरीन को मुश्तिल करने के लिए भी कह रहे थे कि हेल्प इज ऑन द वे और बस चढ़ दौड़ो इदारों पर, और इस किस्म की स्टेटमेंट्स उनकी आ रही थी। लेकिन ये जो उनका एक फैसला था जिस पर उन्होंने यू टर्न लिया कि नहीं हम कोई हमला करने के हवाले से कोई मंसूबा नहीं अभी बना रहे, तो सर क्या समझते हैं कि खलीजी रियासतों ने भी जाहिर है इसमें इंटरवीन किया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन सदर ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने अपनी वजह से ये मामला जो है इसको डिले किया, उन्होंने कहा कि हम नहीं हमला कर रहे। तो सर ये जो अमेरिकी मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप ने ईरान पर हमला इसराइल के पास रॉकेट खत्म होने की वजह से रोका है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या हो सकता है ऐसा कि इसराइल के पास रॉकेट ना हो और इस वजह से हमले को रोका हुआ हो? नहीं, ऐसी मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैं आपको मिसाल बता देता हूं कि जब से इजराइल वजूद में आया है, तकरीबन 79-80 साल हो गए इजराइल को वजूद में आए हुए, तो सबसे जो मिलिट्री एड जो दी गई है अमेरिका की तरफ से किसी भी दुनिया में किसी मुल्क को, सबसे ज्यादा इजराइल को दी गई है। तकरीबन 260 बिलियन डॉलर का मिलिट्री असला दिया गया पिछले 80 सालों में। 260 बिलियन के मुकाबले में नंबर 1 कंट्री इजराइल है और नंबर 2 कंट्री इजिप्ट है, ओनली 50 बिलियन, यानी 50 वर्सेस 260 बिलियन। तो जिस कंट्री को 260 बिलियन का असला दिया जाए उसके पर रॉकेट तो खत्म नहीं होते। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जो अरब मुल्क हैं उन्होंने जरूर अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये कन्विंस किया है कि देखिए आप तो 10,000 मील दूर बैठे हैं, हमला होना है तो अरब मुल्कों पर होना है, क्योंकि तकरीबन 702 एयर बेसेस या उनके फुटप्रिंट्स हैं अमेरिका के पूरी दुनिया में। आप इमेजिन करें कितना आसान है ईरान के लिए हिट बैक करना। इजराइल ऑलमोस्ट मिडवे से भी पहले है, और अमेरिका की इतनी इंटरेस्ट इस एरिया में फैली हुई है, इनके एयर बेसेस हैं, इनकी इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री ट्रूप्स हैं। तो अमेरिकन को प्रॉबेबली, जो मेरा मानना यह है कि अरब मुल्कों ने कन्विंस किया है कि देखें आप तक तो पहुंचेगा नहीं कोई, लेकिन यहां पे इतना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि बहुत ज्यादा रीजनल डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी, पहले ही बहुत ज्यादा हुई है। अच्छा तो सर, वो मेन फोर्स हुई है। अच्छा चिश्ती साहब, ये फरमाइएगा कि अब थोड़ा सा अपने मुल्क को भी डिस्कस कर लें। मिस्र की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि मिस्र भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे में आना चाहता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का सऊदीया के साथ जो मुआहदा, तो क्या आप समझते हैं क्या वाकई ही इस्लामिक नेटो जो है उस तरह की कोई फोर्स बन जाएगी? देखिए इमरान साहब, मैं तो और आप भी ख्वाहिशमंद होंगे और हम भी दुआ करते हैं कि ऐसी बन जाए, लेकिन मसला ये आ जाता है कि जब कॉन्फ्लिक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट आ जाती है ना चंद मुल्कों की, मुसलमान मुल्क की, क्योंकि हमारे स्टेक्स बहुत डिफरेंट हैं और डाइवर्सिफाइड है। बहुत सारे मुल्क आपने नोट किया होगा कि वो डिपेंडेंट हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपनी इकोनॉमी पर, अपनी मिलिट्री के बारे में। कोई चाइना पर है, कोई डिपेंडेंट को रूस पर है और कोई अमेरिका पर है। तो हम यूनिफाइड इसलिए नहीं डेवलप कर पाए अनफॉर्चुनेटली कि हम जब डाइवर्ज कर जाते हैं आपको होने नहीं देता, फिर हमारी डोरें दूसरों मुल्कों के भी हाथों में है, कुछ मुल्कों की, क्योंकि इकोनॉमी और डॉलर उनके बैंकों में ही पड़े हुए हैं बदकिस्मती से। तो जरा सा आप मूवमेंट इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो आपको पता है आर्म ट्विस्टिंग शुरू हो जाती है। और अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट खुल के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए हैं, तो उन्होंने सिर्फ ये तो नहीं किया कि सिर्फ उन्हीं के लिए मैसेज था, उन्होंने ग्लोबली मैसेज दिया है कि इसका मतलब है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको ये प्राइस देनी पड़ेगी।
तो फिर जब आपके स्टेक ऐसे होते हैं और अगर आप गुड बॉय ना बन करें इन द आइज ऑफ अमेरिका या बड़ी पावर्स के, तो जाहिर है आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने। मैं विश करता हूं कि हो जाए, कन्वर्ज करें, कम से कम किसी हद तक हमारा कोलैबोरेशन होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा तुर्की और पाकिस्तान इस वक्त लीडिंग मिलिट्री हार्डवेयर, वेपन्स, जहाज, मिसाइल्स, ड्रोन, सब में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काबिलियत किसी भी वेस्ट के तकरीबन मुकाबले की है इस वक्त। तो आइडियल सर्कमस्टांसेस है कि हम पांव पर खड़े हों, लेकिन बदकिस्मती से वही जो मैं पहले अर्ज कर रहा हूं कि अगर डाइवर्जेंस होगी तो होने नहीं देगा कोई, आप हो जाए तो इससे अच्छा कोई नहीं है कि हम एक कम सिक्योरिटी पैदा कर लेंगे। अच्छा सर, जब आपने अब अपने पाँव पे खड़ा होने की बात की, तो अब तो मारूफ जरीदे डिप्लोमेट ने भी ये कह दिया कि JF-17 थंडर जो है उसकी बरामदात कौमी मीशत जो है उसका सबब बन रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है ये वाकई ही जो मुल्क की हमारी मीशत है उसको कितना इस्तेहकाम जो है उसमें वो ला सकती है? इमरान साहब, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ग्लोबल कोई ऑथर्स की पढ़ता रहता हूं, वो तो कहते हैं कि बड़े मुल्क जंगें जान के करते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिसोर्स जनरेशन का जो सोर्स है वो मिलिट्री हार्डवेयर है, और इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होने देते। और मैं तो एक जगह एक जर्नलिस्ट का पढ़ रहा था, उसने बड़ी डिटेल में लिखा कि इंडिया पाकिस्तान का भी अमन दुनिया नहीं होने देगी, क्योंकि वो समझते हैं कि ये ऑलमोस्ट 30% दुनिया की पॉपुलेशन है इस रीजन की। तो अगर यहाँ स्टेबलाइजेशन हो गई तो मिलिट्री हार्डवेयर या वेपन्स नहीं बिकेंगे। मैं बिलीव तो नहीं करता, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये इतना आसानी नहीं मेरा ख्याल होगा। लेकिन हमारी डिपेंडेंसी बहुत मुल्कों पर रही है। ये बहुत खुशाइन बात है कि JF-17 थंडर ऐड हो रहा है हमारी वैल्यू। ना सिर्फ हमने कुछ 200 के करीब अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किए हैं, हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। अभी आज ही मैंने एक डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर डाली है, तो मैंने उसमें कहा था, मैं रिपीट कर देता हूं आपके चैनल पे, क्योंकि अभी अभी मैंने वो किया तो फर्स्ट टाइम आपके अपीयर हो रहा हूं। तो 200 मुल्क हैं, 200 मुल्कों में से टोटल दुनिया के तकरीबन 195 के करीब मुल्क हैं। तो उनमें से देखिए 200 एयर स्पेसेस हैं, 200 झंडे हैं। फाइटर जहाज बनाने वाले 15 मुल्क है दुनिया में सिर्फ, और एक्सपोर्ट करने वाले सिर्फ 10 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 200 जहाजों में से 200 मुल्कों में से पाकिस्तान उन 10 में शामिल है जो एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी या कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये इतनी यूनिक समझ ले एक प्रोडक्ट कह लें या मिलिट्री हार्डवेयर कह लें कि फाइटर जहाज हर मुल्क नहीं बना सकता। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हमने अर्न किया है। बाय द वे, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आखिरी इस सवाल के जवाब में मैं कहता चलूं कि देखिए, यहां तो यूरोप, अमेरिका की और वेस्ट की और चाइना की मोनोपोली है पिछले 70-80 सालों से फाइटर जहाजों के ऊपर। तो ये ऐसे मुल्क का जो खुद इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा हो, जिसकी पिछले 4-5 साल से ये मशहूरी हो जाती थी या बातें हो जाती थी कि जी ये तो डिफॉल्ट करने वाला है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, अगर हमें ऑर्डर मिलना शुरू हो गए हैं तो ये बहुत एक बड़ी एक खुशाइन बात भी है। खुशाइन बात है। म्यांमार, नाइजीरिया, अज़रबैजान, ये फरमाइएगा कि ये तो बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए कि पाकिस्तान जो है टॉप 10 में शामिल हो गया जो अपने जो फाइटर जहाज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब ये भी खबरें आ रही है कि 2026 में J-35 भी पाकिस्तान को मिलने वाला है। तो ये अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसका दिफा मजीद कितना मजबूत होगा? देखिए 2025 की जो मई की जंग हुई, कॉन्फ्लिक्ट, जहाज जरूर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन या विजन और जाहिर स्किल बड़ी मैटर करती है। बहुत खुशाइन होगा अगर आ जाता है, और यहाँ तक है कि पाक फिजाइया जरूर इंगेज है चाइना के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। अपना जो वैक्यूम हमारा डेवलप हो रहा है आने वाले चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कोई शक नहीं है, वो डायनामिक्स ही बदल जाएंगी। J-35 अगर पाक फिजाइया का जब भी हिस्सा बनता है, इंडिया भी ट्राई कर रहा है, वो एमका कोशिश कर रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लेकिन वो उसी तरह ही शायद वो उन्होंने डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी लाइंस पर खुद ही हिंदुस्तान के अंदर ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका तो मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है। राफेल अगर और ले लेते हैं और हम ये इस तरह का J-35 को हमारी एयरफोर्स में इंडक्ट होता है तो बहुत बड़ा जंप होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा मई में भी जहाजों से मैटर नहीं करते। राफेल भी बहुत अच्छा जहाज है, मैं आज भी कहता हूँ, और उनके पास 36 से, हमारे पास तो ऑलमोस्ट उनके आधे जहाज थे J-10C। परफॉर्मेंस मैटर करती है, जब स्किल्ड पायलट और ट्रेंड लीडरशिप ऑब्वियसली के लिए एम्फेसिस करे तब आपकी आउटकम डिफरेंट होता है। अच्छा सर, इन तैयारों के इंडक्शन से जाहिर है पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान दिफाई लिहाज से मजबूत होगा। ये भी बताइएगा, स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 एक्सरसाइज का आगाज़ हो गया है सऊदी अरब में। अब इस एक्सरसाइज में पाकिस्तानी तैयारों की शिरकत भी हो रही है, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पाक फिजाइया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले भी इन डिमांड थी। ट्रेडिशनली हर लीडरशिप ने काम किया कि हमने, ज़ाहिर है कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं इनफॉर्मली भी, कि हमारा तो सर्वाइवल ही कम नंबरों के साथ है, हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है, नंबर 1।
पहले भी बहुत सारी एयरफोर्स हमें एंगेज करती रहती हैं। इंडस शील्ड एक्सरसाइज हमने 2000 पिछले साल हमने की थी। मुझे भी ऑनर मिला कि मैं उसमें विटनेस किया था, मैंने पूरा जाके दिन उनके साथ गुजारा था, जो तकरीबन 26 मुल्कों के लोग आए थे। मेरी सारी बात हुई, वो बड़े इम्प्रेस थे हमारे से। मैं यहाँ ये भी आपको बता सकता हूँ कि इवन मुझे एक टर्किश पायलट मिला, तो मैं क्योंकि टर्की में वॉर कोर्स किया तो मैं टर्किश जुबान बोल लेता था और थोड़ी बहुत अभी भी कोशिश करता हूँ बोल लेने की। तो मैंने उससे टर्किश में बातें की, तो मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ पे हो। वो अमेरिकन जहाज उड़ा चुका था F-35, तो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑब्वियसली। उस वक्त वो F-16 लेकर आया हुआ था पाकिस्तान। तो उसने कहा कि आपकी एक्सरसाइज जो रेड फ्लैग अमेरिका की एक्सरसाइज है कई एरियाज में उनसे बेहतर है। तो पाकिस्तान की अब मई के बाद तो बहुत सारी एयरफोर्स हमें एंगेज करना चाह रही हैं और कनेक्ट करना चाह रही हैं, और ऑब्वियसली वो चाहती हैं कि जो टैक्टिक्स हमने इस्तेमाल किए, जो इंटीग्रेशन की, स्पेशली मल्टी डोमेन ऑपरेशन, जिसको एक किस्म का पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन्वेंट किया है। हिंदुस्तान को तो आइडिया नहीं था मल्टी डोमेन ऑपरेशन होता क्या है, तो वो जो है लोग सीखना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी लर्निंग होगी। सऊदी अरब के पायलट्स उसी एक्सरसाइज में भी, इंडस्ट्री में भी पार्टिसिपेट कर लेते टॉर्नेडो जहाजों के साथ। तो लेट्स सी, ये बहुत अच्छी एक खुशाइंद भी है और म्यूचुअल लर्निंग होती है ऐसी एक्सरसाइज। और सलाहियत को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। बहुत आपका एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत नहीं भेजेंगे, बांग्लादेश डट गया। इस पर बात होगी, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद आयरलैंड ने भी भारत जाकर मैच खेलने से इनकार कर दिया है। और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि आयरलैंड ने कहा है कि वो अपने मैच श्रीलंका में खेलेंगे, इस किस्म की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इस मामले पर बात करते हैं। नसीम राजपूत सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, अब पहले बांग्लादेश ने इनकार किया, अब आयरलैंड ने भी कहा है कि वो भी भारत जाके मैच नहीं खेलेंगे, तो क्या लगता है आपको, भारत जो कुछ करता रहा अब उसी किस्म की, भारत को भी उस किस्म के हालात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए टिट फॉर टैट, जो आप बोते हो वो आप काटते हो, ये हमारा ईमान है। और जो कुछ भारत इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहा था, उसका रिजल्ट एंड ऑफ द डे ये आता। हमने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, उसके बाद उनकी सल्तनत देखी, और उसके बाद फिर हमने उनको छुपते हुए भी अपने आखिरी अय्याम गुजारते हुए देखा है। तो ये बादशाहत जो इंडियन क्रिकेट की थी, उसको एक बहुत शदीद धचका लगा है। और आज भी आप उनकी हठधर्मी का लेवल जरा चेक करें कि जिस दिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह कौन है, जय शाह, अमित शाह के बेटे जो वजीर दाखिला है नरेंद्र मोदी के, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह है। आपके BCCI में कौन बैठा हुआ है, सारी बीजेपी बैठी हुई है। जिस दिन ICC का वफ्द, यानी जय शाह जिस वक्त को भेज रहे हैं मनाने के लिए बांग्लादेश को कि आप जाए, आपने ICC का वफ्द जा रहा है और जाके वो इंडिया के लिए राजी करे, उसी दिन सानिया ये होता है कि बांग्लादेश और इंडिया का मैच होता है और खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाते अंडर 19 का। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप मकसद ये बताना चाह रहे हो कि आप दुनिया क्रिकेट जितनी भी होती है वो हमारी जर खरीद गुलाम है, हम जिससे चाहेंगे हाथ मिलाएंगे, जिससे चाहेंगे हाथ नहीं मिलाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे। तो अब आप अंदाजा करें ना, एक ही दिन में आप ICC का वफ्द भी जा रहा है और एक ही दिन जो बांग्लादेश इंडिया का अंडर 19 का मैच हो रहा है उस दिन हाथ भी नहीं मिला रहे। तो क्या पैगाम दे रहे हैं कि देखो हम डिक्टेट कर रहे हैं तुम्हें, तुमने ये करना है। अब आयरलैंड भी खिलाफ हो गया। आपको पता है आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? बांग्लादेश की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया है, और पाकिस्तान का जो रिप्लाई आया है इंटरनली वो इतना शानदार है और इतना कि अब मेरे ख्याल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की टांगें हिल जाएंगी, BCCI की, ICC की। पाकिस्तान ने ये बात कही है क्योंकि उन्होंने बात कही, बांग्लादेश की हुकूमत ने जब पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया इंटरनली ज़राए के मुताबिक, तो पाकिस्तान ने भी ये अंदिया दिया है, उनको यकीन दिलानी कराई है कि हम भी अगर आपके जायज मुतालबात नहीं माने गए, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, बांग्लादेश की हुकूमत के, तो हम भी ये सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या हम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करें या नहीं। तो अब पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ सामने आ गया, देखें पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये सारी अर्निंग दिखाई देती है। पाकिस्तान है वो सोने की चाबी जिससे ताला खुलता है पैसे कमाने का इंडिया का। अगर पाकिस्तान भी पीछे हट जाता है, आप देखें ना, मोहसिन नकवी साहब ने जबरदस्त स्टैंड लिया, तुम नहीं आते हो तो हम भी नहीं आएंगे। हमारी विमेंस ने जाके वर्ल्ड कप खेला श्रीलंका में, वो उनका पूरा एशिया कप उनको लेकर आना पड़ा दुबई में। तो जो अब हमारा स्टैंड था वो तो हम तो इसलिए डट गए थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पैसे कमाने का जरिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। नसीम भाई आपकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि शायद
आप क्या समझते हैं कि अब कोई नई आईसीसी बनने जा रही है, या एक नई सियासत जो है जिस पे एक गलबा था पहले पुरानी सियासत पे सारा इंडिया का, वो तो उसका दमखम निकल गया है, तो अब कुछ नया होने जा रहा है क्रिकेट में, आपको नजर आता है? इमरान भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट टूटती हुई नजर आ रही है एक मुल्क की वजह से। ये जो एक जुड़ी हुई थी, एक लड़ी में पिरोई हुई थी, ये क्रिकेट टूटती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और इसके आने वाले वक्त में देखें, इसका आगाज इमरान भाई उसी वक्त हो गया था कि जब बिग थ्री बना था, जिस वक्त इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अपने साथ मिलाया था, क्योंकि जो उनके लुक्रेटिव इंसेंटिव्स हैं, जब इंडियन टीम जाके विजिट करती है, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलती है, दुनिया में पाकिस्तान को 2 टेस्ट से ज्यादा नहीं मिलते, बांग्लादेश को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, श्रीलंका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, साउथ अफ्रीका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, न्यूजीलैंड को 2 से ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो इन्होंने बिग थ्री बनाया था, आज भी उसी कॉन्सेप्ट पे कायम है और उसी से वो इजारादारी अपनी कायम किए हुए। अगर एक सीरीज इंडिया खेलने चला जाता है तो वो 5 मैचों की खेलता है, उनकी आवाम, उनका क्राउड भी आता है, फिर इनके स्पॉन्सर साथ जाते हैं, तो पैसा इंडिया इस तरफ डाइवर्ट करता है और इनको अपने साथ मिला के चलता है, इन 2 मुल्कों जो बिग थ्री था। लेकिन और वहीं से क्रिकेट का लेकिन नसीम भाई, वहीं से क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ। देखिए, एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया, हिंदू बनिया जो उसका तो सारा मामला ही, सारा डिपेंडेंट ही वो पैसे पे होता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, मुझे तो शुरू से ऐसा महसूस होता है माफ़ कीजिएगा, कि जैसे पूरी दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, उसमें कमाऊ पूत जो है या कमाई की जो असल वजह है वो एक ही मैच होता है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। उससे ज़्यादा कमाई, उससे ज़्यादा स्पॉन्सर किसी तरफ भी मुतवज्जो नहीं होते। तो अब अगर बांग्लादेश की वजह से या इंडिया की हठधर्मियों की वजह से पाकिस्तान भी बैकआउट कर जाता है, तो आप नहीं समझते कि वो जो स्पॉन्सर्स या बिजनेसमैन हैं या वो लोग जो असल में आईसीसी से पैसे कमा रहे हैं, उनकी सपोर्ट ऑटोमेटिकली इनसे हट जाएगी? इमरान भाई, ये बात हमें बहुत दिनों में समझ में आई, ये बात हमें बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। ये मोहसिन नकवी साहब ने समझ ली, ये बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने फिर उसी अंदाज से डिक्टेट भी किया उन्हें, जो बहुत जरूरी था। और अब अपनी मर्जी से वो चलाते हैं, नहीं लेनी ट्रॉफी, पड़ी हुई है दफ्तर में, आके ले जाना, देने नहीं आऊंगा, या ऐसे नहीं होगा कि मैं भिजवा दूंगा, तुम बहुत बहुत प्यारे हो तो मैं तुम्हें भिजवा दूंगा, नहीं, आके मेरे दफ्तर में मेरे हाथ से लो। ये कोई इजारादारी नहीं है। अब आप देखें ना, अभी वो एशिया कप खेलने के लिए आए थे, बड़ी अच्छी बात की, वो पैसे की वजह से ही सब कुछ है। और वो जो आपने बात की, मैं सारे हिंदुओं को नहीं कहता हिंदू बनिया, मैं हिंदू तवा हुकूमत का लफ्ज कहता हूं। वो जो शिवसेना के साथ दिखाई देते हैं, मैं उनकी बात करता हूं, जिन्होंने ऐसी तैसी करके रख दी है इंडिया में भी, और उन्हीं की अप्रोच की वजह से पता नहीं कितनी चीजें तबाह हो रही हैं। अभी उन्हें 6-0 की मार खानी पड़ी उसी अप्रोच, उसी सोच की वजह से, जिसमें वो समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। वो जो बड़ाई थी ना, वो खत्म हो रही है। देखिए, अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान इनकार कर देते हैं, आयरलैंड ऑलरेडी कह चुका है कि वो भी नहीं जा रहा, तो उस सूरत में क्या होना है? उस सूरत में ये होना है कि ये वर्ल्ड कप नहीं होता। लिख ले आप मेरी बात, ये वर्ल्ड कप लेकिन नसीम भाई, बात ये है कि हेड्स ऑफ टू मोहसिन नकवी, वो एक तरफ तो इंडिया के लिए दर्द सर बने हुए हैं, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इस बात को भी आप देखें कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो सरबराह भी हैं। अब वो माने या ना माने, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह की एक आईनी हैसियत तो है, लिहाजा वो इजलासों में अपना मौक़िफ़ तो खुल खुला के जिस तरह से वो पेश करते हैं और करते रहेंगे, उससे आईसीसी जो है वो एक तरफा तो कोई फैसला नहीं कर सकता। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने, उनके पास एक और भी जवाब बहुत जबरदस्त है, क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह है, तो एशिया के मुमालिक को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो पाकिस्तान से राब्ता कर सकता है या मोहसिन नकवी साहब से, सरबराह से राब्ता कर सकता है। मैं चले नहीं बात कर रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल का सरबराह तो एशिया का बड़ा है। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज पाकिस्तान की जानिब देख रहा है, और अब ना तो हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत है जो भारत को सबसे बड़ी जलन है, तो वो सूरत हाल भी नहीं है, जिनकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो अच्छा खासा मुल्क जो है ना वो 2 टुकड़े हो गया। वो जो हसीना वाजिद साहिबा का आप क्या हाल है देखें, वो भी अपने आप को क्या समझती थी
क्या उनकी अप्रोच होती थी, वो मैच पाकिस्तान से आ रही होती थी ग्राउंड से छोड़ के चली जाती थी, उनका ये हाल हुआ करता था। आज कहां पर है वो? मुझे कोई ये बता दे वो है कहां पे। यही बात जय शाह को भी समझ लेनी चाहिए, यही बात नरेंद्र मोदी को भी समझ लेनी चाहिए कि अब तो इंडिया की आवाम भी आपको बहुत हद तक अंडरस्टैंड कर गए। यार इमरान भाई, मैंने 6 ट्रिप किए इंडिया के, आप यकीन माने मुझे उनकी आवाम से, मैं इसलिए किसी हिंदू को कहते हुए मैं बहुत तकलीफ महसूस करता हूँ यार, मैंने तो उनसे प्यार ही मिला है इतना। मैं 2004 में 16 शहर गया था, वाइजेक, कोची, कौन सा शहर था कि जहां पे हमने विजिट नहीं किया था, जब परवेज मुशर्रफ साहब भी विजिट करने के लिए आए थे। तो मैंने तो वहां मोहब्बतें ही देखी हैं, वहां के लोग प्यार करते हैं। लेकिन ये जो चंद अनासिर हैं, शरपसंद अनासिर, ये जो नरेंद्र मोदी के बाकियात जो वहां पे रह गई है, अभी काफी हद तक तो छांट दी गई है वहां पे, वो लोग भी खड़े हो गए। उनकी अपने मसाइल तो देखे ना, सिख बिरादरी अलहदा खड़ी हुई है, मुसलमान अलहदा खड़े हुए, वो तो एक मुश्किल में उन्होंने तो अपनी दलदल खुद अपने लिए बनाई हुई है, अपने लिए खुद दलदल बनाई है। नरेंद्र मोदी की जो हिंदुत्व वाली सोच है वो अब खेलों तक भी पहुंच गई है, और ये बहुत बड़ी बेइज्जती है भारत की कि कोई भी टीम वहां पर जाकर उनके खेलना नहीं चाहती। तो नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।